Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. ये पॉलिटिशियंस को ये समझना जरूरी है कि भाई जनता इंटेलिजेंट है, उनको भी सब समझ में आता है। जी बिल्कुल। अब अगर उस पे नहीं है डिलिमिटेशन करना है नहीं करना है उस पे, क्योंकि अमित शाह बोल चुके हैं पहले पार्लियामेंट में कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा। सेंसस पहले हो तो ये हमें भी समझ में जाए कि सरकार के क्या प्लान क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जी दूसरी बात ये भी है कि वो जो मुद्रा स्कैम की बात चल रही है, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली प्लॉट वाले की, अब कांग्रेस ने भी एलिगेशन लगाया है कि बहुत सारे जेडीएस लीडर्स इंक्लूडिंग कुमार स्वामी को भी एमयूडीए से अलॉट हुए थे साइट्स। लार्जर पिक्चर जो है कि जेडीएस अभी भी बहुत एप्रीहेंसिव है, बहुत संशय में रहती है बीजेपी के बारे में कि अलायंस तो कर लिया, कुमार स्वामी यहाँ है कि कैबिनेट मिनिस्टर ही बन गए दिल्ली में आके, लेकिन वो अपने टर्फ पे जेडीएस छोड़ना नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि बीजेपी धीरे धीरे हमें जो है सो खिसकाते खिसकाते हमें बाहर ही कर दे हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड से। जब तक आप ये कास्ट रिलीजन के ऊपर उठ के लोगों के उनके मुद्दों पे जो उनको डेली असर कर रहा है, उनको आप जब तक उनकी भाषा नहीं बात करेंगे उस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। आप उसी में फंस के रह जाओगे, कास्ट में सब कैटेगराइजेशन इधर इधर हो रहा है, उसमें फंस गए आप। नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ का एक नया एपिसोड लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। स्वागत है आपका डीके। थैंक यू अपूर्वा। डीके, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हमें कई मुद्दों पे सवाल आए हैं। पहला सवाल लूंगी हमारे मेंबर का, विशाल कुमार यादव। वो बोल रहे हैं 10 साल बाद संसद में ऐसी डिबेट और मसालेदार सेशन देखकर खुश तो बहुत होंगे आप डीके जी। फिर अब इनके कई सवाल हैं। बोल रहे मोदी सरकार की यूएसपी हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर रही है, लेकिन एक के बाद एक होते पुल हादसे, जल भराव, अयोध्या के मंदिर से लेकर अब संसद भवन तक में छत का टपकना क्या हड़बड़ी में किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिखाता है? पहला ये भी बोल रहे सरकार के अंदर इसको लेकर क्या चल रहा है और इस देश में जनगणना कब होगी? क्या मोदी सरकार के हर फैसले की तरह ये भी 2047 के लिए छोड़ा गया है? देखिए, जहाँ तक पार्लियामेंट में वो कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा डिबेट हो रहा है, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। अभी कोई डिसरप्शंस नहीं हो रहा है, डिबेट हर एक इशूज पे बातें चल रही है, एमपीज अच्छे अच्छे सुझाव रख रहे हैं, तो अच्छा है। जहाँ तक वो पार्लियामेंट में लीकेज की बात कर रहे हैं, उसमें जो सीपीडब्ल्यूडी का जो स्टेटमेंट आया सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, कि एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। वो जो ग्लास के जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसमें जो ये सिलिकॉन से जो आप सील करते हो जो जॉइंट के बीच में उसको रोकने के लिए, जी वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी आई इस बार, फिर इतनी बारिश हुई तो सिलिकॉन वो जो है सो इरोड कर गया, वो इरोजन हुआ जिसके कारण उल्लेख किया था। मतलब स्ट्रक्चरल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्डिंग में, जी इतना कोई मेजर इशू कुछ है नहीं। तो ये सरकार के इस पे ये बयान है, इससे ज़्यादा और कुछ इस पे ज़्यादा कुछ ऐसा सरकार में हो नहीं रहा। जहाँ तक सेंसस की बात कर रहे हैं, हाँ अब ये क्लियर हो गया कि शायद सेंसस अब इस साल भी अब ना हो, बिकॉज आप अगर देखें इकोनॉमिक सर्वे में कोई इसकी चर्चा नहीं है, बजट स्पीच में कोई चर्चा नहीं हुई, और बजटरी एलोकेशन जब देखेंगे सेंसस के लिए जो हर एक साल होता है, तो उसमें भी थोड़ी कमी ही आई है। करीब 1250 करोड़ का इस बार जो है सो एलोकेशन हुआ है, जो कि पिछले इससे 17% कम है। और हमारे कॉलीग हैं शरद राघवन, उन्होंने इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी से जब बात की तो उनका कहना था कि भाई हम तो एलोकेशन तब करते हैं जब वो जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट से हमारे पास डिमांड आता है, तब हम एलोकेशन करते हैं। तो जब तक डिसीजन होगा तभी हम इस पर कुछ करेंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या एलोकेशन करते हैं सेंसस के लिए। तो बहरहाल ऐसी जो स्थिति है कि शायद क्या मतलब लग ही नहीं था कि इस साल भी होना है। जी कई कारण हो सकते हैं। देखिए कई चीज़ें फंसेंगी उसमें। आप देखिए विमेंस रिजर्वेशन बिल है, वो तब होगा जब डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन तब होगा जब सेंसस होगा। और आपको पता है कि अभी जो कैप लगा हुआ है कि 2026 के बाद के ही सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन होगा। तो सरकार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है। क्या ऐसा है कि आप खींच के किसी तरह 2026 कर लें और उसके बाद डिलिमिटेशन की कोशिश करें? लेकिन डिलिमिटेशन अभी की का जो स्थिति है लोकसभा में,
अब मुझे लग नहीं है कोई भी सरकार इसको बियॉन्ड ए पॉइंट पुश कर पाएगी। जी। देखिए अब कोलिशन गवर्नमेंट है, ट्रूली कोलिशन गवर्नमेंट है ये, और उसे बहुत सारे अपोज करने, इस तरह कंटेंसस चीज़ों को लेना हुँ। थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अब अगर उस पे नहीं है डिलिमिटेशन, करना है नहीं करना है उस पे, क्योंकि अमित शाह बोल चुके हैं पहले पार्लियामेंट में कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा। सेंसस पहले हो तो ये हमें भी समझ में जाएगा कि सरकार के क्या प्लान क्या है, प्रॉब्लम क्या है। जी। आप सोचिए अभी भी सोनिया गांधी का आया था कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में, भाई 12 करोड़ 13 लोग जो करोड़ लोग जो है सो आ ही नहीं पाए, कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि सेंसस ही नहीं हो पाया, जो नए उसमें जुड़े हैं। हुँ। तो बहुत सारे हैं, आप जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो वेलफेयर आप टारगेट रखते हैं, उसमें जब एग्जैक्ट आपको आइडिया ही नहीं, सारे एस्टिमेट्स भी सब कुछ किए जा रहे हैं। अब फ्रैंकली एकदम हम लोग भी समझ में नहीं आता कि आप सरकार में पूछ लें सबसे, किसी को पता नहीं कि डिले क्यों हो रहा है। जी। तो डीके ने शरद राघवन के जिस रिपोर्ट की आर्टिकल की बात की, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डीके, अगला सवाल नवनीत रिंगानिया का है। वो पूछ रहे हैं, कर्नाटका में बीजेपी पद यात्रा का मकसद क्या है? जेडीएस इसका हिस्सा क्यों नहीं होना चाहती? और वहाँ कर्नाटका बीजेपी में क्या इंटरनल बैटल फॉर सुप्रीमेसी चल रही है? देखिए कर्नाटक में तो चलते ही रहता है, आपने अभी यत्नाल को सुना, फिर वो हुँ। लगे हुए हैं अभी के भाजपा के प्रेसिडेंट के खिलाफ। वो तो शुरू से ही पहले वो येदियुरप्पा के पीछे पड़े हुए थे, उनके बेटे बेटे हैं जो कि भाजपा के वहाँ के अध्यक्ष उनके पीछे हैं, और भी कई लोग हैं, तो वो तो चलता रहेगा। जहाँ तक पदयात्रा का है, देखिए कहने को तो पदयात्रा ये है कि ये स्कैम हुआ, वो स्कैम हुआ। अब उसमें सिद्धारमैया का भी नाम हो रहा है कि उनकी वाइफ को इतने प्लॉट मिल गए, जिसपे हुँ। हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने सिटी से भी किया था सारा जो स्कैम का चल रहा है कर्नाटक में बात। जी। तो पदयात्रा तो कहने को उसके लिए है, लेकिन जेडीएस ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? अब हालांकि अब हम कह दें कि जेडीएस ने पहले डिसाइड किया कि कहा कुमार स्वामी ने कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाद में हुआ कि बाद में उनकी मीटिंग हुई काफ़ी बीजेपी लीडर्स से, उसके बाद वो मान गए हैं। देखते हैं अब यात्रा तो शनिवार को है, हुँ। हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसके एक दिन बाद है, देखते हैं पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं। बट अब जो फाइनल आया है कि शायद जेडीएस उसमें पार्टिसिपेट करे, हुँ। वो दूसरी बात है। लेकिन ये जो जेडीएस के अंदर जो एप्रीहेंशन है, देखिए यात्रा का रूट देखिए, अब बैंगलोर से लेके मैसूर तक, अब वो सारा जेडीएस का डोमिनेटेड एरिया है, वो कलिगा डोमिनेटेड एरिया। हुँ। अब इस बार क्या हुआ कि ठीक है, बीजेपी ने जेडीएस के साथ अलायंस इसलिए किया था कि बीजेपी के पास लिंगायत वोट्स हैं, इधर वो कलिगा वोट आ जाएंगे जेडीएस के साथ, इससे काफ़ी फायदा मिलेगा, फायदा मिला भी। लेकिन इस यात्रा के थ्रू जेडीएस में क्या है, एक अंदर में एप्रीहेंशन। देखिए बीजेपी ऑलरेडी बहुत दिनों से वो कलिगा बेल्ट में घुस रही है, धीरे 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 धीरे। मैसूर में बीजेपी का अपना एमपी है जी। पिछले 3 बार से। तो उस जब वो कलिगा बेल्ट में घुस रहे हैं आप, तो जेडीएस के बेल्ट में घुस रहे हैं। तो हर एक छोटे अलायंस पार्टनर का वही होता है कि अरे भाई बीजेपी जो है हमारे साथ पहले दोस्ती करती है, अलायंस करती है, और फिर धीरे धीरे हम ही को जो है हम हमारे टर्फ को ही कब्जा कर लेती है धीरे धीरे। तो इस टर्म में देखा जा रहा है कि बीजेपी जब बैंगलोर से मैसूर कर रही है, तो इसमें बीजेपी अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए अभी कर्नाटक का पॉलिटिक्स देखें तो जनरली वो कलिगज का देखेंगे, वो कांग्रेस से ज़्यादा, अगर उनको अगर नहीं वोट करना हो जेडीएस को, तो जनरली देखा गया है कि वो प्रेफर करते हैं बीजेपी को। हालांकि डीके शिव कुमार जब से है उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बट जनरली देखा गया है कि वो कलिगज अगर जेडीएस को नहीं करेंगे तो बीजेपी को करेंगे। और उस बेल्ट में अगर अब बीजेपी को आप बढ़ाते ही चलेंगे, जेडीएस बढ़ाते ही चलेगी, तो जेडीएस का अपना अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। तो वो सारे एप्रीहेंशंस हैं जेडीएस लीडर्स में, और जी। इसीलिए वो नहीं आना चाह रहे थे। दूसरी बात ये भी है कि वो जो मुडा स्कैम की बात चल रही है, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हुँ। वाली प्लॉट वाले की, प्लॉट देने की, जिसमें सिद्धारमैया की वाइफ को लेकर पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि उनको प्लॉट अलॉट हुआ है बहुत ही प्राइम जगह पे, और स्कैम है। अब कांग्रेस ने भी एलिगेशन लगाया है कि बहुत सारे जेडीएस लीडर्स इंक्लूडिंग कुमार स्वामी को भी एमयूडीए से अलॉट हुए थे साइट्स। एक वो भी है, वहाँ के बाकी बाकी जेडीएस लीडर्स के खिलाफ भी एलिगेशन है। जी। तो उसको लेके आप जा रहे हैं वो फील्ड में, ये एक दूसरा कारण हो सकता है। बट लार्जर पिक्चर जो है कि जेडीएस अभी भी बहुत एप्रीहेंसिव है, हुँ। बहुत संशय में रहती है बीजेपी के बारे में कि अलायंस तो कर लिया, कुमार स्वामी यहाँ है कि कैबिनेट मिनिस्टर ही बन गए दिल्ली में आके, लेकिन वो अपने टर्फ पे जेडीएस छोड़ना नहीं चाहते कि ऐसा ना हो कि बीजेपी धीरे धीरे हमें जो है सो
खिसकाते खिसकाते हमें बाहर ही कर दे हमारे जी। हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड से। अगला सवाल राहुल शाह का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे राहुल गांधी जाति जनगणना का सेंसस का मुद्दा उठाते रहते हैं, क्या ये राजनीतिक रूप से चतुराई है? कांग्रेस को हिंदी हार्टलैंड में कास्ट पार्टियों द्वारा नष्ट कर दिया गया है और ये स्पष्ट नहीं है कि इससे उन्हें क्या मिलता है राजनीतिक रूप से। पॉसिबली संभवतः एक कैन ऑफ वर्म्स खुल जाएगा एक जीरो सम गेम में। वो बोले कुछ जातियों की जीत अन्य जातियों की हार है। इसके अलावा वह अर्थव्यवस्था, विदेश नीति पर कांग्रेस की फिलॉसफी के बारे में और एक नैरेटिव प्रस्तुत क्यों नहीं करते हैं जो उन्हें भाजपा के से अलग करती है? देखिए, लास्ट पॉइंट से मैं टोटली एग्री करता हूँ हुँ, कि आप फॉरेन पॉलिसी भी बोलिए, इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलिए, हर एक मुद्दे पे बोलिए कि आप वेयर डू यू स्टैंड। हुँ, मतलब क्रिटिसाइज करना सरकार को तो ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? अब नीट वाला इतना कुछ हुआ, ठीक है, सरकार फेल करेगी, वो करेगी, क्या करना चाहिए? आप एक ऑल्टरनेटिव आप दोगे ना जनता का विश्वास जीतने के लिए। हुँ, आप ये चाह रहे हैं कि जनता सरकार को उठा के फेंके, फिर हम आएंगे और दिखाएंगे। अरे, जनता को अब दिखाइए तो कि आप आके अलग से क्या करेंगे, तभी तो जनता ज़्यादा कन्विंस होगी। तो आपको हर एक मुद्दे पे वो सही है, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, सब चीज़ों पे बोलना चाहिए, हर एक इशू पे बोलना चाहिए कि आपका स्टैंड क्या है। तो वो तो राहुल गांधी को करना चाहिए, वो मैं एग्री करता हूँ। जहाँ कास्ट सेंसस की बात है, देखिए पहले भी हम इस पे इसी फोरम पे बात कर चुके हैं। उसको क्या कहते हैं आप? उसको बोलिए नेसेसरी इविल, कि आप अब जब चल ही रहा है, अब मानना पड़ेगा कि आप लाइक करें नहीं करें, वो रियलिटी है। अब इसमें अच्छा हो कि काउंट करके पूरा क्लियर ही कर दो कौन कहाँ है, क्योंकि ये चलता ही रहेगा। हुँ, और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी का जो सब क्लासिफिकेशन की जो बात की है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको फिर पॉपुलेशन वाला आ ही जाएगा। हुँ, आप या तो सर्वे कर लो या पूरा सेंसस कर लो। अब उसमें चर्निंग होगी। अब जहाँ राहुल गांधी की कांग्रेस की बात आती है, हालांकि उसमें अब अखिलेश यादव भी मांग रहे हैं, तो बहुत सारी पार्टियां ही हैं, उधर नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, उन्होंने कास्ट में सर्वे कर लिया। तो अभी कांग्रेस की तरफ से इसको देखें तो कांग्रेस के पास खोने को क्या है? कांग्रेस के पास कोई भी एक सॉलिड एक कास्ट बैंक बचाने, दलित्स अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं, ओबीसी अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं, अपर कास्ट का अलग अलग पार्टी है, तो कोई ऐसा सॉलिड वोट बैंक नहीं है। कास्ट सेंसस होगा तो काफी चर्निंग होगी। हुँ, अब उस चर्निंग में जो है कौन किधर जाएगा, क्योंकि आपके अभी भी बहुत सारे नेता है, इस कास्ट के नेता है, उस कास्ट के नेता है, फिर पता चला सेंसस के बाद वो कास्ट उतना बड़ा ही नहीं है जिसके इतने बड़े नेता बन के बैठे हुए हैं। वो जो कर्नाटक के सेंसस का जो जैसे लीक डेटा आया, हुँ, अब वो कहता है कि वोकलिगाज और लिंगायत्स 10% है, उसे नीचे है। अब वो आ जाएगा तो वो दोनों कम्युनिटी वहाँ डोमिनेट करती है, और उन्हीं के नेता जो है जो कर्नाटक चलाते रहते हैं। हुँ, सारी पार्टीज में, कांग्रेस में हो, चलिए कांग्रेस में तो ओबीसी के अब ये है, लेकिन अब डीके शिव कुमार आ रहे हैं, कांग्रेस के बहुत से लिंगायत नेता आ रहे हैं, बीजेपी में इसी चले लिंगायत ही है, वोकलिगाज लिंगायत बहुत डोमिनेट करते हैं। अब पता चला कि नहीं भाई, ये तो इनका वोकलिगाज हुआ, लिंगायत उनका 10% भी नहीं बनता, तो फिर वो नेताओं का अपना वो चला जाएगा। अब चलिए बिहार में जब डेटा आया तो पता चला कि ठीक है, यादव 14% है। यूपी में पता नहीं, हो सकता है यूपी में अगर अचानक आ जाए कि यादव 20% या 10% है, तो पूरा नेतागिरी भी मुश्किल हो जाएगी लोगों की। अगर ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छा होगा, कम हुआ तो फिर बुरा होगा। तो सारा कैलकुलेशन इधर से उधर हो जाएगा, कौन सा कास्ट किधर जाएगा, किस पार्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पता नहीं। बहुत मेजर चर्निंग हो जाएगी शुरू कास्ट सेंसस से। उसमें कांग्रेस को लगता है कि अगर हुआ तो अभी तो इनके पास कोई ब्लॉक है नहीं, शायद उस चर्निंग से इनको फायदा हो जाए, जी, तो इनकी उम्मीद है। हुँ, लार्जर ही हालांकि वो कहते हैं कि चलिए जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी, हुँ, लेकिन अंदर में ये है। अब ये कह के रिजर्वेशन में जो बीजेपी का है, जो पार्लियामेंट में लोग बोलते रहते, बाहर ही बोलते रहते कि भाई जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, राजीव गांधी ने विरोध किया था। अब उस और जिस मंडल कमीशन के बाद, इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो कांग्रेस की जो हालत हुई, यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, दोबारा कोई पावर में नहीं आ पाया अकेले। जी, उसी पॉलिटिक्स को फिर से राहुल गांधी रिवाइव कर रहे हैं। हुँ, कहाँ तक जाता है ये देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी देखिए, अभी जो इस चुनाव 2024 चुनाव के बाद जो हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो एप्रीहेंशन में लोगों का रिजर्वेशन को लेकर, हुँ, अब की बार 400 पार को लेकर जो उनका जो बैकफायर किया है, हुँ, उस कॉन्टेक्स्ट में कांग्रेस और भी देखती है कि अब वो कास्ट वाला फैक्टर धीरे धीरे कॉन्शसनेस में तो है ही हमेशा, लेकिन वो पॉलिटिकली इनको पे करने लगी है, और पॉलिटिकली बीजेपी के खिलाफ जा रही है शायद, जो कि पिछले चुनाव में दिखा
कॉन्स्टिट्यूशन को लेके और अब की बार 400 पार के स्लोगन के खिलाफ जो दिखा है, इनको और से और बल मिला है कि शायद कास्ट सेंसस का असर होगा, हो रहा है और होगा। इससे और शार्पेन होगा उस तरह का डिवाइड और उससे पॉलिटिकली फायदा मिलेगा। वो जी। मेरी अंडरस्टैंडिंग है जैसे ये कर रहे हैं। अगला सवाल मायूक घोष का है। वो बोल रहे हैं, कृपया विस्तार से बताएं कि दिल्ली की वाटरलॉग सड़क पर एक एसयूवी के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के लिए उसके ड्राइवर को कैसे गिरफ्तार किया जा रहा है? साथ ही अब ये भी चर्चा में है कि उन्हें जमानत नहीं दी जा रही। यहाँ क्या कानूनी लूपहोल्स, लीगल लूपहोल्स हैं? साथ ही ज़रा-सी बारिश में दिल्ली में बार-बार होने वाली वाटरलॉगिंग की समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, उनको जमानत मिल गई है और दूसरा लीगल लूपहोल्स क्या इसमें होगा कि वो तो कोर्ट से भी आपने देख लिया, हाई कोर्ट ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन उस पर दिया था। मतलब आप कैसे उन पे सीधे कल्पेबल होमिसाइड का लगा रहे हैं भाई? मतलब कोई दिल्ली पुलिस ही एक्सप्लेन कर सकती है कि किस हिसाब से उस नतीजे पे पहुंचे। खैर नहीं, उनको जमानत मिल गई है। जहाँ तक दिल्ली के वाटर लॉगिंग का इशू देखिए बड़ा मेजर है। अब अभी हम लोगों का 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई दिल्ली में, यू वोंट बिलीव, हम लोग अपने ऑफिस से बगल का रेड लाइट आईटीयू में है, जी। 500 मीटर है, 2-2.5 घंटे तक हम रुके रहे। चारों तरफ बैरिकेड्स या पूरा इतना पानी लगा, आप जा ही नहीं पाए। 2-2.5 घंटे, लोग 2-3 बजे रात में घर पहुंचे। किसको आप ब्लेम करोगे? बीजेपी आपको ब्लेम करती है, आप बीजेपी को ब्लेम करती है। किसकी जिम्मेवारी है? अब उसमें है कि अब डिसिल्टिंग है, दिल्ली सरकार करेगी। डिसिल्टिंग हमेशा होता है, जो रहा है कि आप जून के महीने तक पूरी डिसिल्टिंग आप कर लेते हो, वहां पंप लगाते हो। अब इस बार जो हुआ, कहते हैं कि मशीन्स भी उतने खरीदे नहीं गए डिसिल्टिंग के लिए, कोई उस तरह का एफर्ट हुआ ही नहीं। आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई अधिकारी, आप कंट्रोल का अधिकारी हमारे सुनते ही नहीं, हम कहाँ से करेंगे। और ये कहते हैं कि भाई आपके पास कॉर्पोरेशन आपके पास में है, आप सरकार चलाते हो, आप करो। और इन दोनों के एक दूसरे के ब्लेम करने में, मतलब जनता की और हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों की ये हालत होती है। लेकिन मेजर वाटर लॉगिंग का वही इशू हुआ था कि अब डिसिल्टिंग हुई ही नहीं, सारे ड्रेन्स भरे हुए हैं। अब ड्रेन्स के जहाँ से पानी निकलेगा उसके माउथ से, वो चोक्ड है। अब जब तक वो सब पहले से क्लियर नहीं करोगे मानसून के, अब पहले होता था कि ये होता था, डिसिल्टिंग होता था, उसमें प्रॉब्लम क्या होता था, बहुत बारिश होती, डिसिल्टिंग करके जो बाहर रख देते थे वो फिर से बह के अंदर चला जाता था। पहले वो प्रॉब्लम होते थे। अब है कि हुआ ही नहीं है, मोस्टली नहीं हुआ है। अब ब्लेम गेम खेलते रहे। अब देखते हैं, दोनों की जिम्मेवारी, दोनों कहीं ना कहीं पे जो है सो इसके लिए जिम्मेवार है। जी। अब ये भी बात सच है आपकी भी कि सारे अधिकारी सुनते ही नहीं, क्योंकि अधिकारी तो अब ठीक है, आपने कोच ने भी कह दिया कि दिल्ली की सरकार एलजी है, एनसीटी है, एलजी की जिम्मेवारी बनती है। अब एलजी कहते हैं कि आप इलेक्टेड हो, अधिकारी को कुछ नहीं कर सकती। जो इलेक्टेड सरकार है, अधिकारियों को कुछ नहीं कर सकती, वो सारा सेंटर डायरेक्ट चलाती है एलजी के थ्रू। जब अधिकारी कुछ नहीं कर पाओगे, कितना इंप्लीमेंट कर पाओगे ग्राउंड पे, वो भी इशू है। अगला सवाल, इनका यूजर नेम हनुमंत रे है। ये बोल रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट आबादी को सब कैटेगराइज करने का एक ऐतिहासिक फैसला दिया, क्योंकि 70 वर्षों से केवल हाई अमीर शेड्यूल कास्ट को ही आरक्षण का लाभ मिलता था। आज गरीब निचली एससी समूह को न्याय मिल गया, लेकिन वास्तविक एससी की गरीब आबादी को न्याय देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार आज के आदेश को कब लागू करेगी? देखिए, कई स्टेट्स में लागू हुआ था, जो कि बीच में उसको सुप्रीम कोर्ट का 5 जज की रूलिंग थी, 5 जज बेंच की रूलिंग थी, उसके बाद रुक गया था। कई स्टेट्स में आएंगे। अब जैसे देखिए, अब तेलंगाना में आपने सीएम को सुना हुआ कि उन्होंने कहा कि हम करेंगे इसको इम्प्लीमेंट। अब तेलंगाना में जैसे मडिगाज है, मालाज मडिगाज है, तो इशू आप जो कह रहे हैं कि जो उसमें जो एससी के अंदर में जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनको कब दिया जाएगा। अब मडिगाज को प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्चुअली इलेक्शन रैली में कह के आए थे कि हम सब कैटेगराइज करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। खैर कांग्रेस की सरकार रही, अब इस रूलिंग के बाद करवा देगी। होता क्या है कि जैसे एक देखिए, एक जैसे रिपोर्ट आई थी यहाँ पे तेलंगाना में, मैं आंध्रा का, सॉरी मैं रेवंत रेड्डी की बात करूँ, तेलंगाना की, आंध्रा की नहीं। अब रिपोर्ट जैसे आई थी आंध्रा में, एक 2008 में जब यूनाइटेड आंध्रा था, कि मालाज है, तो उसमें था जैसे IAS IPS ऑफिसर्स में मालाज की तरफ से जो रिजर्वेशन थ्रू कम से कम 76 to 86% उनका रिप्रेजेंटेशन था। अब मडिगाज जो कि नंबर में ज़्यादा है मालाज से, उनके आंकड़े 13 से 23% तक उनका रिप्रेजेंटेशन था। तो है थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर, तो अब इसी में नहीं, आप राजस्थान में एसटीज में देखेंगे, आप जैसे मीनाज, अब जितने आप IAS ऑफिसर्स IPS देखेंगे, सारे मीनाज आपको दिखेंगे, भील सबको नहीं दिखेंगे। तो है कि उसमें एक
उसमें एक सेक्शन है हमेशा इस चीज में भी, सब जगह हर एक स्टेट में है, जिनको जो बहुत ज्यादा फायदा मिला है। जी। तो ये जो एक सब कैटेगराइज कर रहे हैं, इसको सब कैटेगराइज ओबीसी के लिए इन्होंने जो किया है, और उसको सब क्लासिफाई करेंगे, तो उससे शायद उनको फायदा मिलेगा, और कई स्टेट्स में होगा उसका फिर। जी। अब कब करती है सरकार, कहाँ शुरू करती है, वो देखना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, कुछ स्टेट्स में तो अपने हिसाब से लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई बड़ी पार्टी अगर ऐसा करने लगे तो उसका दूसरा रिएक्शन भी हो सकता है दूसरे साइड से। जी। तो इसीलिए आपने देखा हो कि बहुत सारी पार्टी चुप रही हैं, मतलब मेनली जो दलित पार्टीज हैं, उन्होंने इसका अपोज किया है, मतलब विरोध किया है, लेकिन बाकी पार्टी बड़ा गार्डेड हैं, बहुत खुल के ना कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं कि स्वागत करना चाहते हैं। जी। क्योंकि उनका है कि अब जब ये खुलेगा, चारों तरफ से डिमांड उठेगा कि इसे आप सबको कैटेगराइज करो, यहाँ करो, वहाँ करो, मतलब हर एक स्टेट में ये शुरू हो जाएगा। फिर ये भी हो जाएगा कि भाई ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को लेके रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट दिया हुआ है प्रेसिडेंट को। रोहिणी कमीशन रिपोर्ट पिछले साल उन्होंने दिया प्रेसिडेंट को, सब कैटेगराइजेशन वाले। वो प्रेसिडेंट की यहीं पड़ी हुई है, सरकार के पास गई भी नहीं है, बिकॉज सरकार उसमें हाथ ही नहीं डालना चाहते। जी। क्योंकि पहले तो उन्होंने कमीशन सेटअप कर दिया, फिर रियलाइज किया कि आप एक मतलब किस छत्ते में आप हाथ डाल रहे हो, कि खुलेगा तो पता नहीं क्या होगा। जी। तो इस SC ST वाले में यही प्रॉब्लम है इनका, कि अब जैसे ठीक है तेलंगाना में आप मरीगाज को दे देंगे, या कुछ और स्टेट्स में भी है, कुछ और हो सकता है, हमने देखा। इस पे एक्चुअली एक डिटेल आप आज हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता ने कंडक्ट लेटर किया है उसको लेके, तो उसको आप वॉच करें, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डील्ड है, मतलब काफ़ी उन्होंने डील किया है कॉम्प्रिहेंसिव वे में। लेकिन मेरा उसमें टेक ये है कि वो जब शुरू होगा, सारे पार्टीज के अंदर में एप्रीहेंशन है कि आपने करना शुरू किया तो उसके बाद डिमांड बढ़ता चला जाएगा, केवल SC ST तक नहीं, फिर ओबीसी में भी और होने लगेगा कि हमारा भी रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करो, और पॉलिटिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सबको संभालना। जी। जी। तो इसलिए सब अभी गार्डेड है, देखिए कौन कितना इम्प्लीमेंट कहाँ तक करता है। इसी से जुड़ा डीके एक और सवाल है विपिन गुप्ता का। ये बोल रहे हैं अभी आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट को सब कैटेगराइज करने के फेवर में बोला गया है, उस पे आपके क्या विचार हैं? क्या बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? देखिए, विचार तो मेरा हो, मैंने कह दिया कि ठीक है, मतलब अगर आप एविडेंस देखें, मतलब जहाँ जहाँ भी उसका स्टडी हुआ हो, मैंने एक कमीशन की रिपोर्ट की बात की जी। उधर आंध्रा की, तो है बड़ा मेजर गैप होता है। मैंने फिर इसी जगह बेल और मीना की मैंने बात की, जी। जी। मेजर गैप होता है उसमें, वो सारे में है, SC ST में, ओबीसी में वैसे ही है। अब स्टेट बाय स्टेट जाकर स्टडी करेंगे तो पता चला कुछ कास्ट को बड़ा मेजर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला है, बाकियों को नहीं मिला है। और वही कारण था कि मोदी गवर्नमेंट ने ओबीसी के सब कैटेगरी के लिए रोहिणी कमीशन बनाई थी। तो आइडिया वही था, कैसे करेंगे वो पता नहीं, लेकिन उसको थोड़ा, मेरे से अगर पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मैं सपोर्ट इसलिए करूंगा बिकॉज अब एक ही सेक्शन किसी रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट होता रहे, दूसरे को कुछ मिले ही नहीं, तो वो ठीक नहीं है। बीजेपी करेगी कि नहीं, उसका मैं अभी उसका जवाब दे रहा था कि ये एक ऐसा चीज है कि कहने को तो सब सपोर्ट कर लेंगे, हाँ ठीक है हम वेलकम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना हो तो आप किसको कितना दोगे, उसका असर दूसरे पे कितना पड़ेगा, और फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा पता नहीं है। जी। तो पॉलिटिकली बड़ा रिस्की मामला है ये। तो कितना कहाँ करते हैं देखना है, अब देखते हैं वो कैसे इसको हैंडल करता है। अगला सवाल क्रिश कोचर का है। बोल रहे मोदी गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज जिसको द प्रिंट ने भी सपोर्ट किया, जैसे फार्म बिल्स और अग्निवीर, बीजेपी की नीयत तो अच्छी होती है पर हर बार पॉलिसी को अप्लाई करने में गड़बड़ का रीज़न क्या है? मोदी गवर्नमेंट डिस्कशन से क्यों दूर भागती है जबकि अच्छी बहस के बाद भी उनके पास मेजॉरिटी थी और पॉलिसीज को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था? देखिए, यही आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि आपको डिस्कशन करना है, कंसल्टेशन। अब उससे क्यों भागते हैं आप? अब पार्लियामेंट में लॉ ला रहे हैं, पहले भी रहे, पार्लियामेंट में लॉ हुआ तो आप स्टैंडिंग कमेटी भेज दीजिए, सारे पार्टीज के लोग होते हैं, उसमें मेजर एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, बहुत उस लॉ को एकदम बहुत इतना अच्छा से स्टडी किया था, डिस्कस किया था, तो उससे जब उतने कंसल्टेशन के बाद जब स्टैंडिंग कमेटी देती है रिपोर्ट, फिर जो उसमें जो गलतियां होती है, फ्लॉज होते हैं, वो सब निकल के आती है, जी। अच्छे सजेशन आता है, तो लॉ फिर मजबूत होकर निकलता है। अब यहाँ है कि आपने स्टैंडिंग कमेटी देना ही बंद कर दिया, हमारी मेजोरिटी है, हम तो बस ठीक है भाई वॉइस वोट से पास करवा लो, स्टैंडिंग कमेटी को क्यों टाइम देना। पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, आपने अनाउंस कर दिया। कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट, हमारे कंसल्टेशन होगा, हम पीएओ में से कुछ लोगों से करेंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट से डिसाइड कर लेंगे, खत्म हो गया। अब ये प्रॉब्लम है इस सरकार का, कंसल्ट नहीं करना। अब इन्होंने जैसे अच्छा, आप कंसल्ट विद इन द गवर्नमेंट, आउटसाइड ऑल्सो, एक दूसरी पार्टी के साथ कंसल्ट करना नहीं करना, पार्लियामेंट में हो बाहर हो, इनको लगता है कि जनता ने हमें मैंडेट दिया,
प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया, हम्म, तो हम डिसाइड करेंगे हम क्यों कंसल्ट करें, हमें सरकार में लाया है। जी अब ये एटीट्यूड चल रहा है, अब ये एटीट्यूड ऊपर से नीचे तक चला गया है, कंसल्टेशन का मतलब होना ही नहीं है, और इसीलिए इस तरह के लॉज आते हैं जो बाद में पता चलते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, हम्म, और फिर आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। कई बार एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी होता है, जैसे फार्म बिल्स को आपको विड्रॉ करना पड़ा था। तो ये सरकार के का दृष्टिकोण जो है, इसका रवैया जो है ना, इसमें काफी खामियां हैं, जी इसको चेंज करना पड़ेगा। आज का आखिरी सवाल लूँगी, ठीक है? रवि जयकुमार जो कि हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि मेरा प्रश्न भारत में क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मेकिंग के ऊपर है। वायनाड त्रासदी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यूनेस्को के अनुसार वेस्टर्न घाट्स दुनिया के 8 डाइवर्सिटी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, अनप्लान्ड डेवलपमेंट और वनों की कटाई से इस मानव निर्मित त्रासदी के लिए परफेक्ट स्टॉर्म पैदा किया है। हम क्लाइमेट चेंज को कभी चुनावी मुद्दे के रूप में क्यों नहीं देखते हैं या सुनते हैं? एक पत्रकार के रूप में जलवायु क्लाइमेट चेंज पर आपके क्या विचार हैं और ये अभी तक कोई प्रमुख चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाया है? मैंने भाजपा और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी इसके बारे में कुछ नहीं सुना। मीडिया इस संबंध में पॉलिसी चैलेंजेस को कवर क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन पे आने के पहले मैं आपको बता दूं, हमारा कम से कम इंडिया का जो रहा है क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्स हुँ, काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था, उस समय हर एक देशों ने जो है वो एनडीसी कहते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। हर एक देश डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सब ने अपना अपना कमिटमेंट दिया। इंडिया ने 3 कमिटमेंट दिए थे। एक था कि एक एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी होता है कि जी। पर यूनिट जीडीपी में कितना एमिशन इंटेंसिटी है। उसमें इंडिया ने कमिटमेंट दिया था कि 2005 को बेस लेके कि 2030 तक हम इसको 33 से 35% तक हम कम कर देंगे एमिशन इंटेंसिटी। ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, हुँ, और अब इंडिया ने टारगेट कर दिया कि हम 50% 2030 तक जो करना था 33-35% वो हो चुका। अब इंडिया करेगा हम 50% कर देंगे रिड्यूस। हमने अपना टारगेट खुद ही बढ़ा लिया है। जी। दूसरा टारगेट जैसे था वहाँ पे कि जैसे देखिए एक टोटल जो है सो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो आपका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, हुँ, वो हमने टारगेट रखा था कि नॉन फॉसिल फ्यूल से जो है वो उसमें 2030 तक हमारा 40% इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगा। जी। वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और हमने उसको बढ़ा के भी 50% कर दिया है। सॉरी, वो जो एमिशन इंटेंसिटी वाली थी मैंने 50 कहा है, वो 45% का टारगेट रखा है 2030 तक। और इसका इंस्टॉल कैपेसिटी जो है आपको नॉन फ्यूल बेस्ड एनर्जी का, उसमें हमने अपना ही टारगेट बढ़ा के, बिकॉज टारगेट अचीव कर चुके हैं 2030 वाला ऑलरेडी, हमने 50% कर दिया है। एक तीसरा भी है, एक तीसरा हमने टारगेट दिया था खुद ही, कि एक कार्बन सिंक जो है हमारा 2.5 से 3 बिलियन टन्स का, हुँ, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा को बेसिकली जो एब्जॉर्ब करता है। सिंक जब फॉरेस्ट कवर हुआ ना, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा तो उसको सिंक कह लीजिए आप, कि आप एब्जॉर्ब करोगे उसको। हुँ, तो वो था कि हमारा कि 2.5-3 बिलियन टन्स तक का हम 2030 तक का जो है, मतलब इतना फॉरेस्ट बढ़ाएंगे, हुँ, ट्री कवर बढ़ेगा कि वो हमारा वो तैयार हो जाएगा इतना। जी। वहाँ पे अभी तक फाइनल अभी शायद हो रहा होगा। मैं इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैंने अंदर जाके देखा नहीं, मतलब मिनिस्ट्री में मैंने देखा नहीं, मिनिस्ट्री से कोई कमेंट, लेकिन उस पर भी प्रोग्रेस हो रहा है। उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक हम नहीं पता। बट बेसिकली मैं जो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा अपना जो टारगेट रहा है, ये काफ़ी कुछ हमारा परफॉर्मेंस उसमें हमने खुद जो गोल सेट किए थे उस पर काफ़ी अच्छा रहा है। जी। लेकिन लार्जर क्लाइमेट चेंज की डिबेट को देखेंगे तो वेस्ट हो, उधर से उस तरह का रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। अब यूएस का देख लीजिए, अब डोनाल्ड ट्रंप आया, उन्होंने कहा हम इससे पार्टी नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट से हम निकल गए। हुँ, फिर बाइडेन है, उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे कमिटमेंट जो उन्होंने दिए थे, जैसे कि एक था कि $100 बिलियन का जो है फंड डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए दिया जाएगा 2020 से। अभी सुनेंगे, अब जो एक्टिविस्ट होते हैं, मतलब उसमें उनका कहना है कि फंड कहीं से कहीं जोड़ जाके वो पैसे आ नहीं रहे हैं, जी। मतलब बहुत थोड़े मोड़े इधर उधर आ रहे हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। यूएस का अपना जो है, मतलब अब बिगेस्ट एमिटर है हिस्टोरिकली, सबसे ज़्यादा जो गलती उनकी रही है, उनका कोई उसमें कम नहीं आ रहा है अभी, वैसे ही उनका चल रहा है। तो एक
उधर से भी उस तरह का एक बूस्ट नहीं मिल रहा है। जहाँ तक अपनी इंडिया की बात करें, पॉलिटिक्स में क्यों डिबेट नहीं होता, इलेक्शन में क्यों नहीं डिबेट होता, ये बेसिकली है कि पॉलिटिशियंस को शायद अब समझने की ज़रूरत है कि लोग भी देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज को। डे टू डे सब इम्पैक्ट हो रहा है ना। अभी पॉलिटिशियन सोचते हैं कि अरे हम कास्ट से, रिलीजन से, ऐसे ही लोग वोट करते हैं या फ्रीबीज देते हैं तो वोट करते हैं, तो उसके अलावा बात ही नहीं करते। लेकिन फैक्ट है, अगर आप याद कीजिए 2000 मतलब यूपीए फर्स्ट में जब इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था, मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पे लगा दिया था इस डील के लिए। ट्रस्ट वोट जीत गए। 2009 में भी उस तरह से बहुत जोर जोर से नहीं बोला जा रहा था, लेकिन ये उन्होंने एक मैसेज बनाया। मनमोहन सिंह का मैसेज क्या था कि हम एनर्जी सिक्योरिटी चाहते हैं, एफिशिएंसी चाहते हैं, और इसके लिए डील जरूरी है भारत के लिए। मुद्दा बना और लोगों ने सपोर्ट किया। मतलब ऐसा आप नहीं सुनिए कि लाउड स्पीकर पे लगे घूम रहे हैं सारे एमएलए और एमपी कैंडिडेट और बोल रहे हैं इसके बारे में। एक जनरल इंप्रेशन जनता में गया कि देश के लिए अच्छा है, और उससे काफी कांग्रेस को फायदा हुआ। तो स्टैंड लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उस समय तक आप विश्वास कीजिए कि इंडिया सिविल न्यूक्लियर डील पे कोई जनता सपोर्ट करती है, लेकिन उस समय आप देखते हुआ। तो पॉलिटिशियन जब उसको बना ले, उसको एक बार पता चलना चाहिए कि जनता को फील होता है वो। अब क्लाइमेट चेंज जनता को फील होता है जी। तो पॉलिटिशियंस को अब जाकर उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। बीजेपी वालों को भी, अगर मोदी गवर्नमेंट के अंदर में चलिए, मैंने अभी बात की कि कैसे हमारा अपना जो रहा है कंट्रीब्यूशन, जो हमने अपने लिए डिसाइड किया था, उसमें हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इनको बेचना चाहिए। जी। जब तक आप ये कास्ट रिलीजन के ऊपर उठ के लोगों के उनके मुद्दों पे जो उनको डेली असर कर रहा है, उनको आप जब तक उनकी भाषा नहीं बात करेंगे, उस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। आप उसी में फंस के रह जाओगे। कास्ट में सब कैटेगराइजेशन इधर इधर हो रहा है, उसमें फंस गए आप। हिंदुत्व काम नहीं कर रहा उधर, तो आप उधर फंस गए। आप ऐसे फंसते ही चले जाएंगे, जबकि डे टू डे कंसर्न का इस तरह से आप उठाना नहीं शुरू करो। और क्लाइमेट चेंज, अब गांव-गांव में लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में फील होने लगा है। अगर आप उसमें पॉजिटिवली उसको एक मुद्दा बनाएंगे, इलेक्शन में अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से जनता आपको सपोर्ट करेगी। ये पॉलिटिशियंस को ये समझना जरूरी है कि भाई जनता इंटेलिजेंट है, उनको भी सब समझ में आता है। जी, बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।